अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिटीज़न, क्योंकि ये एक कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसके बिना आप एज अ ह्यूमन बीइंग अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। और ये हमारे जो राइट्स हैं ये पार्ट 3 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 1 में हमने देखा था टेरिटरी डिफाइन हुई पहले कंट्री की। आर्टिकल 2 में कौन कौन इसके सिटीज़न रहेंगे वो डिफाइन हुआ। अब हमने सिटीज़न डिफाइन कर लिए तो हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा अब जो सिटीज़न रह रहे हैं उनके राइट्स क्या हैं, वो हमने डिफाइन किया फिर पार्ट 3 में। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया हुआ है। बिल ऑफ राइट्स जो उसके थे उससे इंस्पायर होकर के हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स हमें मिला हुआ है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है पार्ट 3 को, क्योंकि ये बहुत ही इलेबोरेट है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें गारंटीड हैं और ये जस्टिसेबल भी हैं। आप इनको कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं। गारंटीड का तभी होंगे ना जब आप उसकी गारंटी क्या है कि गारंटी ये है कि भाई अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का कोई अतिक्रमण कर रहा होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ, या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो मेरे फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट जाकर के उसको वॉइड घोषित करा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल हैं। अब इनको फंडामेंटल कैसे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड यानी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है मुझे, ठीक है ना। और गारंटी कर रखे हैं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी ऐसे कर रखे हैं कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट आपको इसका हल देगी। दूसरी चीज़, इनको फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया है कि एक ह्यूमन बींग के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है। आपके मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे मटेरियल डेवलपमेंट के लिए क्या है, आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। इंटेलेक्चुअल के लिए क्या है, एजुकेशन के संदर्भ में आपको राइट्स मिले हुए हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंटेलेक्चुअल में, आप स्पीच दे सकते हैं कहीं पर भी। आप अपने फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें दे रखी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। मोरल, स्पिरिचुअल के लिए आपको रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है। तमाम तरह की फ्रीडम्स इस तरह की दे रखी है। तो बिना इन तरह की फ्रीडम्स के आप एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे अपने आप को फुल्ली डेवलप नहीं कर सकते हो। और एफ आर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एफ आर मतलब मैं फंडामेंटल राइट्स के लिए बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं। देश के अंदर अथॉरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल ना आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अथॉरिटेरियन रूल आ गया और उसने पता चला पार्लियामेंट से आपके सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सबको टेक अवे कर लिया लॉ बना करके, तो आप क्या करेंगे। लेकिन आपको वो कर नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। और इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक अपना डॉक्ट्रिन दे रखा है, जिसके बेसिस पे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट ही है। और ये आर्टिकल 32 के थ्रू आप जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, जो फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग जो भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेने हैं वो आर्टिकल 32 के थ्रू ही लेता है। आर्टिकल 32 से ही सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली हुई कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके पास है। फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली हमारे पास 7 थे, लेकिन उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी को उठा करके पार्ट 3 से पार्ट 12 में डाल दिया गया था और इसको अंडर आर्टिकल 300A डाल दिया गया था और इसे जो है फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया था। हमारे शुरू होता है 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको स्टेट को डिफाइन करना होगा, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स किससे बचाने हैं, स्टेट से बचाने हैं मोटा मोटा। वैसे तो पर्सनल इंडिविजुअल से भी बचाने होते हैं कुछ राइट्स, लेकिन 99% तो आपको स्टेट से बचाने हैं। आपके राइट्स कौन कम कर सकता है, स्टेट के पास ही पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। तो पहले स्टेट है क्या वो डिफाइन किया है। तो स्टेट को बहुत वाइडली डिफाइन किया गया है। नैरो डेफिनेशन से क्या होता है कि कोई और एजेंसी स्टेट की आपसे आपके अधिकार छीन लेती। तो यहाँ पर क्या किया है, आपको बहुत ही डिटेल में डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 12 में कि स्टेट में आएगा क्या क्या। तो स्टेट में बताया गया है कि गवर्नमेंट भी आएगी। गवर्नमेंट का मतलब है एग्जीक्यूटिव, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। और दूसरे लॉ मेकिंग जो बॉडी है गवर्नमेंट की, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो ये दोनों चीज़ें क्या है, स्टेट में आती हैं। और इसके अलावा क्या क्या आता है, सारी लोकल अथॉरिटीज़, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और यहाँ तक कि एक प्राइवेट बॉडी है एजेंसी जो स्टेट के लिए काम कर रही है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। आर्टिकल 13 में क्या डिफाइन किया हुआ है फिर, अब जो लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स होंगे उनके साथ क्या होगा। तो वो लिखा हुआ है कि भैया जितने फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो जितने भी ऐसे लॉज होंगे जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में होंगे, उन्हें वॉइड घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट। अब वॉइड कैसे घोषित करेगी, जब उसका रिव्यू करेगी। अब रिव्यू कैसे करेगी, तो ये आर्टिकल 13 से ये पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, उसकी एजेंसीज कोई भी लॉ बनाती हैं तो उसको रिव्यू कर सकती है। तो यहीं से जुडिशियल रिव्यू
का जो है हमारे पास में कॉन्सेप्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट के पास हक है हर लॉ को, किसी भी लॉ को वो रिव्यू कर सकती है उठा करके, और अगर वो इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स मिलता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड घोषित कर सकती है। और फंडामेंटल राइट्स के केस में ये सारे अधिकार हाई कोर्ट के पास भी हैं आर्टिकल 226 के अंदर। अब यहीं से फिर लॉ को भी डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आर्टिकल 13 में ही लॉ का भी डिफाइन किया हुआ है कि लॉ भाई कितने तरह के लॉ को लॉ माना जाएगा। तो वो 4 तरह के हैं। एक तो परमानेंट लॉज जो हमारे लेजिस्लेचर में बनते हैं, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में। दूसरे हैं टेम्परेरी लॉज, जैसे कि जब स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इज़ नॉट इन फंक्शन, रिसेस टाइम चल रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि गवर्नमेंट जाती है प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास और उससे अध्यादेश लेके आ जाती है, बट वो टेम्परेरी होता है फॉर दैट टाइमिंग, जब तक कि दोनों हाउसेज नहीं बैठ रहे हैं। और उसके अलावा स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, वो बड़े एक स्ट्रक्चर के तौर पर बना दिया, एक स्केलेटन बना दिया है उसका, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव को ग्राउंड पर उसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो छोटे छोटे लॉज बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, तो वो भी लॉ की डेफिनेशन में है। इसके अलावा कुछ लॉज ऐसे हैं जो कहीं बने नहीं, पास नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो लॉ हैं, जैसे कि सामाजिक कुरीतियाँ एक तरीके से आप कह सकते हो, जिन्हें नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ भी कहा जाता है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ मतलब कस्टम्स यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जो समाज की वजह से आपको करने पड़ रहे हैं ज़बरदस्ती। एक ज़माने में आपको पता है ना, सती प्रथा भी एक लॉ यू बन गई थी कुछ एरियाज़ में, जैसे बंगाल में, उसको भी लॉ माना जाता है और उसको भी वॉइड, सुप्रीम कोर्ट इसको भी वॉइड घोषित कर सकती है। तो लेकिन आर्टिकल 13 के हिसाब से सीए मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, इसलिए इसको क्या है किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स को भी पूरा ख़त्म कर देंगे, इस तरह का भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। भाई इंडिया में कैसी सरकार आ जाएगी इसको पता है। इसीलिए कोर्ट ने इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया, केशवानंद भारती केस आया था 1973 में वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बोला कि भैया आप कुछ भी करो, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट करते हो तो हम वॉइड उसे घोषित कर देंगे आर्टिकल 32 के अंदर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो, लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ मत करो। तो हमने देखा आर्टिकल 12 और 13 सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी राइट्स पर हम आए नहीं हैं, लेकिन राइट्स पर आने के लिए, उनका डिस्कशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली आर्टिकल 12 और 13 में। जैसे कि स्टेट क्या है, लॉज जो इनकन्सिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ, उनके साथ क्या होगा, लॉ हम कहेंगे किसे किसे, जैसे स्टेट किसे कहेंगे वो भी डिफाइन कर दिया, लॉ किसे कहेंगे वो भी डिफाइन कर दिया, और अगर लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ में क्लैश कर रहा होगा तो फिर क्या होगा वो भी डिफाइन कर दिया। अब राइट्स की बात तो हुई नहीं, हम राइट्स कौन कौन से दे रहे हैं, तो वो आएंगे आर्टिकल 14 से 32 में। इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ईटीसी। आर्टिकल 14 जो है हमारा वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट टू जैसे हमारे 14 टिल टू 32 आर्टिकल्स जो हैं उसमें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हमारे गिवन हैं, और उसमें भी हमने क्या कर रखा है, उन्हें सब ग्रुप कर रखा है। जैसे 14 से 18 जितने भी आर्टिकल्स हैं वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी बताते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, इक्वालिटी का एक पार्ट दिया हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी लॉ के सामने सब बराबर है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है और ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया था डॉक्ट्रिन, वो A.V. डाइसी ने दिया हुआ था, जो ब्रिटिश जूरिस्ट था। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें हर चीज़ में लगा होगा कि नो नो नो, कोई भी नहीं है ऊपर, कोई भी ये है, और जिसमें होगा कि ये इनको गिवन है या इसके थ्रू ये कर सकते हो, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में दिया हुआ है नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन, ऑल पर्सन्स इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ, नो पर्सन मे बी ऑफ एनी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इज अबव लॉ। यानी किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी कानून के सामने और सब बराबर होंगे एक तरीके से। ऑल पर्सन्स इक्वली सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ लैंड, और नो पर्सन चाहे वो कितना अमीर गरीब कुछ भी है वो लॉ से ऊपर है। तो ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सबको लॉ से मतलब इक्वल लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा एक तरीके से। तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसमें जो इसके हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी अगर इन बोथ प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज, यानी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर। अगर उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको कोई प्रिविलेज मिल रही है कानून के द्वारा तो वो सबको मिलेगी, अगर कोई लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है तो सबके ऊपर आएगी। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स इन सिमिलर सिचुएशन,
कि अगर जो भी सिमिलर सिचुएशंस में कानून का एप्लीकेशन किसी और के ऊपर है वो आपके ऊपर भी होगा। लाइक टू बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। अभी जो रूल ऑफ लॉ था बाय एवी डाइसी, जिसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक फीचर बना है आर्टिकल 14 के अंडर, ये था क्या बेसिकली, तो इसको हम शॉर्टली ऐसे ही समझ लेते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यानी कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। मतलब कि किसी के पास भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेचर है कुछ भी है, आपको बिना मतलब किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा है। इसका सेकंड पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच मीन्स इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, rich, poor, high, low, official, non-official, to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts. And third, which is not applicable in India, third element is not applicable in India, but I am reading it, primacy of rights of the individual, which means constitution is the result of rights of the individuals as defined and enforced by the court of law, rather than constitution being the source of the individual rights. पर इंडिया में क्या है, जो इसका थर्ड एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ वाले में, वो है कि जो राइट्स हैं इंडिविजुअल के वो सबसे ऊपर है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के राइट्स है उसका रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स नहीं है किसी के इंडिविजुअल राइट्स का। इंडिविजुअल राइट्स जो है वो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इंडिया के केस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ना कि इंडिविजुअल राइट्स आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए ये वाला पार्ट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। दो पार्ट इंडिया में एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कि कोई आपको आर्बिट्रेरीली सज़ा नहीं दे सकता, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। तो ये दोनों हैं, थर्ड वन इज नॉट देयर। और रूल ऑफ लॉ हमें पता है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ के सामने कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के केस में उनको काफ़ी इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं आर्टिकल 361 में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स, उनको क्या इम्यूनिटी। अभी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को कई सारी इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं आर्टिकल 361 के तहत। जैसे कि दोनों के दोनों ही आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, जो भी वो अपना जो ऑफिस है उसके लिए जो भी काम करते हैं उसमें जो अपनी पावर और ड्यूटीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो आंसरेबल नहीं है। बोथ आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज इन परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ देयर ऑफिस। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट बोथ इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना तो शुरू की जा सकती है, और अगर कोई चल भी रही हो तो उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता जब तक कि वो अपने ऑफिस में है, वो एज अ प्रेसिडेंट या एज अ गवर्नर काम कर रहे हैं। नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। उनके टर्म ऑफ ऑफिस में उनको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट भी नहीं शुरू किया जा सकता, इशू नहीं किया जा सकता ऐसा भी ऑर्डर। कोई सिविल प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस है, बट चाहे उन्होंने वो काम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया हो, चाहे वो ऑफिस में आने से पहले या बाद में किया हो, अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस हैज़ बीन डिलीवर्ड टू देम। यानी सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है 2 महीने का नोटिस देकर। अगर आपने 2 महीने का नोटिस दिया हुआ है तब आप सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई भी आप कर नहीं सकते जब तक कि अपने ऑफिस में है। नो पर्सन, अब नॉर्मल पर्सन के लिए क्या एक्सेप्शन है, नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर और टीवी और रेडियो ऑफ अ substantially true report of any proceeding of the either house of parliament, either house of legislature of a state। आर्टिकल 361 आर्टिकल 361 में इम्यूनिटीज़ दी हुई थी आर्टिकल 14 से प्रेसिडेंट्स को और गवर्नर को। आर्टिकल 361 में क्या है, नॉर्मल आदमी को ये इम्यूनिटी दी हुई है अगर वो क्या कर रहा है, अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहा है पार्लियामेंट या किसी जो भी लेजिस्लेचर है उसकी कार्रवाई के बारे में, और वो एक ट्रू रिपोर्ट है, तो उसके खिलाफ आप कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 361 से क्या हो गया, कॉमन आदमी को जो रिपोर्ट कर रहा है वहाँ की कार्रवाई पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। यह आर्टिकल 105 में है। मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जो है पार्लियामेंट में कुछ भी कह सकता है, उस वो जो उसने पार्लियामेंट में कहा है उसके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे उसने कुछ भी कह दिया है या किसी को भी वोट दे दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आर्टिकल 105 में है इम्यूनिटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्यूनिटी है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 105 में। नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट shall be liable to any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof। आर्टिकल 194, आर्टिकल 194 किसे इम्यूनिटी दे रहा है? एमएलए को इम्यूनिटी दे रहा है। जो स्टेट लेजिस्लेचर में उसने कुछ भी बोला है, किसी को भी वोट दिया, उसके खिलाफ किसी कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब हाउस में हो सकती है जो भी चाहे, लेकिन कोर्ट में नहीं हो सकती। आर्टिकल 31C ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जहां आर्टिकल 31C आ जाता है वहां आर्टिकल 14 बाहर चला जाता है। आर्टिकल 31C provides that laws made by the state for implementing the directive principles contained in clause B or clause C of article 39 can't be challenged on the grounds that they are violative of article 14। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 31C में ये दिया हुआ है कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे स्टेट के द्वारा डीपीएसपी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को? जो क्लॉज बी और क्लॉज सी में है आर्टिकल 39 के, आर्टिकल 39 के क्लॉज बी क्लॉज सी को अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के कोई लॉ बनाया जाएगा तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता दैट दे आर वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। फॉरेन सोवेनर्स उनको इम्यूनिटीज़ है, रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, दे एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। यूएनओ एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहाँ इक्वल्स और अनइक्वल्स को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता, बिकॉज आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग लेजिस्लेशन बनाने को आर्टिकल 14 जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर इक्वल्स और अनइक्वल्स को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। सेकंड जो अब हमारा जो हम सेकंड तो नहीं आर्टिकल 14 बोलेंगे, बट जो राइट्स दिए हुए हैं उन आर्टिकल्स में सेकंड यानी 14 के बाद 15, उसमें क्या दे रखा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सिटीजन्स को। और इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दिस प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ओनली, यानी इसमें लिखा है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी सिटीजन के खिलाफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, ओनली ऑफ यानी अदर बेसिस पे कर सकता है। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restriction or condition on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth with regard to access to shops, public restaurant, hotels, places of public entertainment or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public resort maintained wholly or partially by state funds or dedicated to the use of general public। This second provision is prohibits discrimination both by state and private individuals, यानी कि स्टेट को तो ये बोला गया है कि किसी भी सिटीजन से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीज़ें यहाँ तो स्टेट है। सेकंड प्रोविजन है कि कोई भी सिटीजन को रोका नहीं जाएगा किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से, किसी शॉप में जाने से, जैसे छुआछूत वाली चीज़ें ये वो। तो ये इन चीज़ों ये चीज़ें किस पे अप्लाई होती हैं? ये स्टेट को भी प्रोहिबिट कर रही हैं और इंडिविजुअल को भी। आप भी नहीं रोक सकते किसी को ऐसे कुआं यूज़ करने से, घाट, रोड पर। तो ये सेकंड इंडिविजुअल क्या है? ये स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों को रोक रहा है डिस्क्रिमिनेट करने से। अब इसके आर्टिकल 15 के भी एक्सेप्शंस हैं, मतलब एक तरह तो आप नो डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, लेकिन फिर उसके एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं। स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन, चिल्ड्रन, एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज, प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। ये एक्सेप्शन है, इसमें आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जैसे वीमेन है तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, चिल्ड्रन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज यू कैन से। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 से रिलैक्सेशन मिला हुआ है, आप इस बेसिस पे स्टेट चाहे तो इनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो, वेलफेयर के लिए छूट मिल जाती है बेसिकली। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम्स में कि सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था। वो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, दैट स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांस। ये भी एक्सेप्शन है। अभी देखिए आप 15 में पहले बोल दिया नो डिस्क्रिमिनेशन, फिर डिस्क्रिमिनेशन को धीरे धीरे कैसे बढ़ाया हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर SCs, STs फॉर
एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम, यानी स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। अब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास क्या है, ये स्टेट के हाथ में है, ये वो डिफाइन कर सकता है, जिसके वोट ज़्यादा हैं वो डिफाइन कर सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत है और बड़ा लीगल तरीके से है। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है, उसको तो कभी कोई इसका सर्वे नहीं हो कुछ भी, इसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़ करके किया जा सकता है अपने वोट लेने के लिए। कभी भी किसी को भी ओबीसी से उठा के एससी में डाला जा सकता है, और जो एक बार एससी में डल गया उसको आप उठा के कहीं और फिर डाल नहीं सकते। इसी तरह से जो एसटी में आ गया वो एसटी में आ गया, कई मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि पहले तो लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन, फिर डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, इनके लिए आप रिजर्वेशन या ये सब कर सकते हैं, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज आपको इसमें रोक नहीं सकता। ये एक्सेप्शन दे दिए, पहले राइट दे दिया फिर दूसरे हाथ से राइट निकाल लिया, उसको निकालने के तरीके हैं। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था 1951 में। थर्ड जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का नो डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या है, स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोसाइटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर SC/STs regarding their admission to educational institutions whether aided unaided by the state except minority institutions। यानी स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC/STs इनके एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं चाहे नहीं लेते, लेकिन उनके लिए भी वो कर सकता है कंपलसरी। सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये भी एक कमाल की बात है। और ये वाला जो प्रोविज़न है कि एडेड अनएडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो एडमिशन के लिए बना सकता है स्पेशल प्रोविज़न, ये ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। और इस अमेंडमेंट को इफेक्ट देने के लिए फिर लॉ बनाना पड़ेगा, तो लॉ बनाया सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 प्रोवाइडिंग 27% OBC कोटा इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs IIMs। April 2008, SC upheld validity of both Amendment Act and OBC quota, but court directed central government to exclude creamy layer। creamy layer क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, among OBCs। Article 16 is equality of opportunity in public employment। public employment मतलब employment under the state, यानी सरकारी नौकरी आप ये कह लें एक तरीके से। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर एनी स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस। अब ये ओनली ऑफ जो लगा दिया जाता है ऑन ग्राउंड्स ओनली, यानी बाकी चीज़ों पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब 3 एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट यूटी लोकल अथॉरिटी। अब ये देखिए ये एक्सेप्शंस माने जो ऊपर राइट दिए हैं उन राइट को निकालने के क्या तरीके हैं लीगल वे में, वो है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी गवर्नमेंट ने, जैसे ये हमारा उसमें क्या था कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे, लेकिन एक्सेप्शन में क्या डाल दिया कि पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस, हमारे देश में पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वो भी कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या ही कर सकती है, हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, पर एज ऑन पेपर तो नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट यूटी लोकल अथॉरिटी। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस को कंडीशन बना सकती है कि आप यहाँ के रेजिडेंट हो तभी आपको यहाँ जॉब मिलेगी। और इसके लिए एक एक्ट भी था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957, ये एक्सपायर हो गया 1974 में। देर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 371D इंसर्टेड बाय 32nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 एंड तेलंगाना आर्टिकल 371D एक्सटेंडेड टू स्टेट ऑफ तेलंगाना बाय आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 2014। अभी आंध्र प्रदेश में चल रहा है, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना तो वहाँ पर भी ये प्रोविजन डाल दिया गया स्टेट एज अ मतलब जो रेजिडेंस की कंडीशन है। और एक्सेप्शन क्या है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नो डिस्क्रिमिनेशन से। स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास विच इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। A law can provide that the incumbent of any office related to religious denominational institution or a member of its governing body should belong to particular religion or denomination। मतलब कि कोई ऐसा लॉ भी बनाया जा सकता है जिसमें ये बोल दिया जाए कि भाई ये हिंदुओं का कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें जो भी प्रीस्ट रहेंगे जो भी रहेंगे वो पर्टिकुलर इसी रिलीजन के हो सकते हैं, या उसी इस्लामिक कोई है तो उसमें इस्लाम मुसलमान ही रह सकते हैं।
आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सबको पता है पहले हमारे देश में छुआछूत चलती थी, उसके अबोलिशन का बहुत ज़रूरी था काम, तो उसका जो किया गया वो आर्टिकल 17 के अंडर में किया गया। तो आर्टिकल 17 क्या करता है? अबॉलिशेज अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शेल बी एन ऑफेंस एंड पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। 1976 में क्या हुआ? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 था, उसको अमेंड कर दिया, उसको रीनेम कर दिया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ऐसा क्यों किया गया? अनटचेबिलिटी क्या है? उसका बहुत नैरो मीनिंग होता है कि भाई छुआछूत, सिर्फ कि कोई छूने से मना कर रहा है उस तरह से। तो लेकिन अब उसको हमें वाइड करना है कि सिर्फ छुआछूत ही थोड़ी, उस छुआछूत की वजह से बहुत सारी डिसेबिलिटी भी होती है कि वो आदमी कहीं रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, या उसके बहुत सारे राइट्स छीने जा सकते हैं सिर्फ छुआछूत के नाम पर। तो सिर्फ छुआछूत मतलब कि हम अगले आदमी को टच तो कर रहे हैं लेकिन उसे बाकी सारे राइट्स नहीं दे रहे। फिर तो अब इसका मीनिंग वाइड करना पड़ेगा ताकि जितने भी इसके थ्रू जितने भी क्राइम उसके अगेंस्ट होते हैं, या जितने भी उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, जितने भी उसके राइट्स छीने जाते हैं, वो सारे हम कैसे इंक्लूड करें। भाई अगला आदमी तो कह देगा देखो मैंने इसे छू लिया जी, छुआछूत नहीं है अब देखो, लेकिन बाकी उसे कहीं आने जाने नहीं देगा, उसकी शक्ल देख के कोई जाएगा नहीं, या उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। अब इस टर्म को वाइड करना है ताकि उस छुआछूत के बहाने जितने भी तरह के अत्याचार होते हैं, उन जितने भी तरह के उसके राइट्स छीने जाते हैं, उन सबको डिफाइन किया जा सके। तो इसका अमेंड कर दिया 1976 में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर दिया उसको। अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी उसके जितने सिविल राइट्स हैं सब प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ना कि सिर्फ अनटचेबिलिटी को दूर किया जाएगा। तो इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि जितने सिविल राइट्स उसके छीने गए हैं इस नाम पर, वो सारे उसको दिए जाएंगे। अब टर्म सिविल राइट्स को क्या डिफाइन किया गया? एनी राइट अक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की वजह से उसके जितने राइट्स बनते हैं, यानी जितने राइट्स उसके छीने गए थे अनटचेबिलिटी के चलते, वो सारे राइट्स उसको वापस दो। अनटचेबिलिटी को कहीं ऐसा डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन समय समय पर कोर्ट्स ऐसे वर्डिक्ट देते हैं तो उसके सहारे से ही डिफाइन हो जाता है। मैसूर हाई कोर्ट ने बोला कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस बट द प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड इन द कंट्री। इट रिफर्स टू द सोशल disabilities imposed in certain classes of persons by reason of their birth in certain caste. Hence, it does not cover social boycott of a few individuals or their exclusion from religious services etc. मैसूर हाई कोर्ट ने बोला कि सब्जेक्ट मैटर जो है आर्टिकल 17 का, वो सिर्फ अनटचेबिलिटी लिटरल मीनिंग में नहीं है कि छुआछूत, बट प्रैक्टिस जैसे कि हिस्ट्री में डेवलप हो गई कि इन लोगों को ये नहीं करने देना है, इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो उनको ये नहीं करने देना है, तो जो उनके पास सोशल डिसेबिलिटी ला दी गई है उसको हम अनटचेबिलिटी बोलेंगे, ना कि सिर्फ ग्रामेटिकल सेंस में उसके मीनिंग को। अब इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं पनिशमेंट के, वो किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, कोई मतलब नहीं है। Moreover, a person convicted of the offense of untouchability is disqualified for election to the parliament, state legislature. अगर आप untouchability के उसमें ऑफेंस में पकड़े गए हैं तो फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़िंदगी में नहीं बन सकते, ना ही एमएलए बन सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 declares the following act as offenses. प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, मतलब मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो आप, ये सब ऑफेंस हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अंडर में। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि ये हमारे ऑन ट्रेडिशनल रिलीजियस फिलोसॉफिकल और अदर ग्राउंड्स। डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्टल्स एस्टेब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट। प्रीचिंग अनटचेबिलिटी। Refusing to sell goods or render services to any person on the basis of this untouchability. SC held that rights under Article 17 is available against private individuals and its constitutional obligation of state to ensure this right is not violated. यानी ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 17 के अंदर में, ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अवेलेबल हैं, ज़्यादातर तो उन्हीं के अगेंस्ट अवेलेबल है क्योंकि स्टेट तो छुआछूत नहीं करता, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है वो स्टेट के ऊपर है कि इंश्योर करे कि ये राइट्स वायलेट नहीं होते हैं। अब इक्वालिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक और आर्टिकल था कि कुछ लोगों को हमारे महाराजा धीराज राय, बहादुर राय साहब, ये सब अंग्रेज़ बनाते थे समाज में ऊपर नीचे करने के लिए, या कुछ लोगों का सपोर्ट लेने के लिए उनको टाइटल्स दिए जाते थे। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है कि उसने टाइटल्स ख़त्म कर दिए और चार प्रोविज़न बनाए कि एक तो ये कि स्टेट इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनीबडी वेदर सिटीजन और फॉरेनर। यानी स्टेट अब कोई टाइटल कन्फर नहीं कर सकता किसी को, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन कि आप डॉक्टर हैं तो भाई डॉक्टर आपके नाम के आगे लगाया जाएगा, इंजीनियर लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे फ्री फंड में राय बहादुर या राजा साहब ये सब आपको नहीं मिलेगा, चाहे सिटीजन है या फॉरेनर है।
बी इज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। आप किसी फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल ले नहीं सकते अगर आप इंडियन सिटीजन है। फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई फॉरेनर भी है जिसने हमारे यहाँ कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट ले रखा है, तो वो भी किसी और फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता, पहले उसे प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत होगी। नो सिटीजन फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इट्स क्लियर दैट अब हमने ये देख लिया कि टाइटल कौन से ख़त्म किए गए। जो जन्मगत आपको मिला, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कोई सेना में सेवा नहीं दी है, फिर भी आपको टाइटल मिल गए। हेरेडिटरी टाइटल्स यानी जन्मजात, आप जिसके यहाँ पैदा हो गए, राजा का बेटा हो गया तो राजा साहब ही हो गया, वो वाले नोबिलिटी के जो टाइटल्स थे वो ख़त्म कर दिए। महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, ये सब ये कॉलोनियल स्टेट्स देती थी बेसिकली। तो ये बैन हो गया आर्टिकल 18 के थ्रू। ये देवर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, कि सबका इक्वल स्टेटस के अगेंस्ट थी, क्योंकि तो महाराजा साहब तो स्टेटस पहले ही ऊपर हो गया हमसे, है ना। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब जो होते हैं, इनको बोला गया कि ये कोई टाइटल्स नहीं है, और इसीलिए ये हेरेडिटरी टाइटल्स नहीं है कि जन्मजात मिल गए किसी को, पद्मश्री का लड़का पद्मश्री हो गया, इसीलिए इनको टाइटल्स की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इनको बैन नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने ये भी बोला कि थ्योरी ऑफ इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि किसी का मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर नहीं बोलोगे। हाउएवर एससी रूल्ड दैट दीज नेशनल अवार्ड्स कौन से, सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ऐसे इनका हायरार्की होती है। तो ये बोला कि ये इनको आप नाम के आगे नहीं लगा सकते कि पद्म भूषण फलाने, तो अगर आप ऐसा नाम के आगे पीछे लगाने लगोगे तो आपको अवार्ड्स फॉरफिट करने पड़ेंगे। और नेशनल अवार्ड्स जो कि ये 1954 से शुरू किए गए थे, मतलब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 1954 में स्टार्ट किए गए थे। मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी गवर्नमेंट, उसने 1977 में इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया। 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फिर से रिवाइव कर दिया।